डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 1857 से जुड़े हुए एक विषय और वो विषय है कि 1857 का विद्रोह का प्रसार हम लोगों को आज के क्लास में ख़त्म करना है। जहाँ तक 1857 के विद्रोह के प्रसार का प्रश्न है, तो पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए कि 1857 के विद्रोह का जो एक्सपेंशन था, जो फैलाव था, वो संपूर्ण भारत में नहीं था। अधिकांशतः यह उत्तर भारत के क्षेत्रों में प्रभावी था, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, कुछ राजस्थान के इलाका में था। बाकी जो बंगाल का इलाका था वो पूरा का पूरा जो है वो अछूता था, यानी वहाँ विद्रोह जो है वो नहीं हुआ। बंगाल में विद्रोह क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे इतिहासकार ये मत देते हैं कि वहाँ 1857 के विद्रोह से पूर्व बहुत सारे विद्रोह हुए थे और अंग्रेजों ने जो वहाँ दमनकारी नीति अपनाई थी, उस दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप जो है उसके प्रभाव हम लोगों को कम दिखाई पड़ते हैं। हालांकि 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था, अनौपचारिक शुरुआत, वो बंगाल से ही हुआ था, लेकिन जब उसका विस्फोट हुआ मेरठ में, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, उस तरीके से वहां नहीं मिला। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी एक बड़े क्षेत्र पर यह विद्रोह प्रभावी नहीं रहा। ऐसा होने के पीछे जो कारण था, वो कारण यह था कि दक्षिण भारत ने अंग्रेजों के उस शोषण को बहुत गहराई से महसूस नहीं किया जितना उत्तर भारत के लोगों ने किया। और गहराई से महसूस नहीं करने के पीछे जो कॉज था कि कुछ भी कह लें हम लोग, शुरुआत तो सैनिकों ने की थी। और ब्रिटिश सैनिक में 1857 के विद्रोह के समय लगभग 3.25 लाख सैनिक थे। 3.25 लाख सैनिक में से 65,000 ही अंग्रेज थे, बाकी सब के सब कौन थे? इंडियन थे। और इसमें से अधिकांशतः बिहार और यूपी के उच्च जाति के लोग थे ब्रिटिश सैनिक। तो इसलिए ब्रिटिश सैनिक ने जो विद्रोह शुरू किया, तो उस सैनिकों में संख्या सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों से थी, इसलिए ये क्षेत्र ज्यादा प्रभावी हुए। दूसरी बात के जमींदारों ने विरोध किया इसका बहुत बड़े पैमाना पे। तो अगर उत्तर और दक्षिण भारत को आप देखिए, तो दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी पद्धति पर चली थी, वहां जमींदारी सिस्टम नहीं था। तो जमींदार जो विरोधी हुए, तो जमींदार थे ही इन क्षेत्रों में। जो उत्तर प्रदेश का महलवाड़ी व्यवस्था था, वो भी एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जमींदारी व्यवस्था ही था दूसरे रूप में। तो इसलिए ये जमींदार जो है वो ज्यादा प्रभावित थे ब्रिटिश शासन से। तो इस कारण इन क्षेत्रों में जो है वो विद्रोह ज्यादा हुआ। लेकिन इन सभी बातों के होते हुए भी अभी 1857 पे रिसर्च होना या और नवीन अनुसंधान होना बाकी है। तो भविष्य में हो सकता है कि जो अनुसंधान हो उससे हमें पता चले कि इस विद्रोह का प्रसार जो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं उससे भी बड़े क्षेत्र में था। तो ये भविष्य की बात है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज से 25-30 साल पहले जो 1857 के विद्रोह को पढ़ाया जाता था, तो वो सिर्फ महत्वपूर्ण जमींदारों के विद्रोह को पढ़ाया जाता था और ये मान लिया गया था कि सिपाहियों के असंतोष के कारण फैला ये विद्रोह है। लेकिन अब नवीन अनुसंधान जो होकर के आया है, उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं साहब, ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि हकीकत में जन विद्रोह था। तो 1857 के इतिहास लेखन में ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भविष्य में भी अन्य क्षेत्रों की पहचान हो सकती है। इसलिए आज तक जो रिसर्च हुए हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, हम उन्हीं आधार पे 1857 के विद्रोह के प्रसार का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लियर? तो इसके इंट्रोडक्शंस में जो बातें बताई जा सकती है वो ये कि 1857 के विद्रोह
का जो विद्रोह था, इस विद्रोह के बारे में दो विचार सामने आते हैं। एक विचार जो आता है ये कि ये स्वतः स्फूर्त था, और दूसरा कि अनियोजित था। सुनियोजित था। तो 1857 का विद्रोह क्या था? स्वतः स्फूर्त घटना थी या फिर सुनियोजित था? तो कुछ विद्वान जो हैं वो इसमें मिलता है कि कमल और फूल 1857 के विद्रोह के पहले बांटा गया था यूपी के क्षेत्रों में। तो उससे इतिहासकार यह विचार व्यक्त करते हैं कि यह प्रतीक था विद्रोह शुरू करने का, इसलिए सुनियोजित था। तो सिर्फ कमल और फूल का प्रतीक मान करके हम इसे पूर्णतः सुनियोजित विद्रोह नहीं कह सकते। और एक वर्ग ऐसा है जिसको स्वतः स्फूर्त मानता है, यानी ऑटोमेटिकल कि शुरू हो गया यह विद्रोह, तो इसे भी अक्षर से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी घटना जो है वो एक बैग अपने आप प्रस्फुटित नहीं होती है। उस घटना के पीछे एक लंबा पृष्ठभूमि उत्तरदायी होता है। अब ये दोनों बातें जो है वो क्यों उभर करके सामने आई? तो इसलिए उभर करके सामने आई कि 1857 के विद्रोह के बारे में जो भी जानकारी हमको मिलती है उसका सोर्स जो है वो अंग्रेज है। विद्रोहियों ने अपने पीछे कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा है कि हम क्यों विद्रोह कर रहे हैं, क्या हमारी रणनीति है। तो इस कारणों से जो है वो विद्रोह के स्वरूप को लेकर के विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है। और अंग्रेजों की जो लेखनी मिलती है वो अपने दृष्टिकोण को प्रमाणित करने के लिए लेखनी मिलती है। उनके सभी लेखनी में इस बात को दोहराया गया है कि ब्रिटिश शासन में कोई ऐब नहीं था, बल्कि छोटी मोटी गलतियां हुई थी प्रशासन से, और सैनिकों के साथ कुछ निरयुक्ताएं लाद दी गई थी, उसके वजह से यह विद्रोह हुआ। यदि इन सभी चीजों को दूर कर लिया जाएगा तो फिर ऐसा विद्रोह नहीं होगा। तो ब्रिटिश लेखनी जितना है वो सब इन्हीं विचारधाराओं पर जो है वो घूम रही है। लेकिन इधर हाल फिलहाल में हेनरी स्टोक्स, रंजीत गुहा, रंजीत गुहा और एक और नाम है गौतम भद्र, तो ये जो हिस्टोरियन हैं इन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया। और इनका जो नया दृष्टिकोण है वो कहा जाता है सबल्टर्न दृष्टिकोण। इस सबल्टर्न दृष्टिकोण के तहत क्या बात कही जा रही है वो जरा समझने की जरूरत है। अब नवीन का मतलब आप मान के चलिए कि 10-20 साल के अंदर ये सब इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह पर नई बात कहनी शुरू की। तो ये नई बात क्या थी? इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कहा कि देखिए 1857 के विद्रोह पर जो बातें कही जा रही हैं कि एक सैनिक विद्रोह था, असंतुष्टों का विद्रोह था, तो ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। इन लोगों ने नवीन तथ्यों को सामने ला करके यह बात प्रमाणित की
कि शहरी क्षेत्रों में कुछ हद तक हम इस बात को मान सकते हैं कि ये शासक वर्ग जो था भारत का, यानी जमींदार वर्ग, तो उसके असंतोष का परिणाम था ये। ब्रिटिश शासन से वो असंतुष्ट थे और इसलिए जो है उन लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन नवीन अनुसंधान में उन लोगों ने पाया कि ये विद्रोह सिर्फ शहरी केंद्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये विद्रोह ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो फैला हुआ था ये विद्रोह, ये पूरा का पूरा जो है वो जन विद्रोह था। अर्थात अभी तक जो 1857 के विद्रोह के परिवेश में जो ये था कि एक मध्यम वर्गीय विद्रोह था, जमींदारों का विद्रोह था, राजाओं का विद्रोह था, उसको रणजीत गुहा, हेनरी स्टोक और भद्र ने जो है वह सत्य प्रमाणित कर दिया और अपने अकाट्य प्रमाणों के आधार पर, अकाट्य अनुसंधानों के आधार पर यह बात को साबित किया है कि अब जो है ये कहना होगा कि ये विद्रोह जो था एक जन विद्रोह था, पब्लिक मूवमेंट था अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, पूरे भारत में नहीं फैल पाया, तो इसके पीछे तर्क था कि कोई भी विद्रोह संपूर्ण क्षेत्र में नहीं फैलता है। विद्रोह का नेतृत्व कुछ ही लोग करते हैं और कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहता है, लेकिन प्रभाव उसके सारे देश पर पड़ता है। तो 1857 का विद्रोह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो 13 का 13 उपनिवेश के सारे लोग रोड पर चले आए और विद्रोह कर दिया। वहां भी चंद लोगों ने ही किया था विद्रोह, और उन्हीं चंद लोगों के प्रयत्न से जो है एक बड़ा परिवर्तन वहां हुआ कि अमेरिका के 13 उपनिवेश आजाद हुए। तो हर स्वतंत्रता संग्राम की परिणति यही होती है कि चंद लोग उभर करके सामने आते हैं और जिसका प्रभाव बहुत दूरगामी पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से हेनरी स्टोक, गोविंद भद्र और रंजीत गुहा ने जो है वो प्रमाणित किया है कि यह एक जन विद्रोह था। तो अब प्रसार के कॉन्टेक्स्ट में इसी दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे तो हम लोग को दिखाई पड़ेगा कि 1857 का विद्रोह कैसे एक जन विद्रोह था। ये स्वरूप हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, नेचर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं प्रसार, एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हुआ। तो एक्सपेंशन पढ़ाने के क्रम में ये जरूरी जानना आपको है कि इसका स्वरूप आखिर था क्या। तो स्वरूप था कि ये एक जन विद्रोह था। तभी प्रसार के क्रम में हम लोग देखेंगे कि जब जन विद्रोह था तो कहां कहां जनता ने विद्रोह किया। क्लियर? तो अब एक हेडिंग बनाते हैं छात्रों, और वो हेडिंग हमारा होगा कि दिल्ली और उसका निकटवर्ती क्षेत्र। दिल्ली एवं निकटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, देखिए एक्चुअली में विद्रोह का जो आरंभ हुआ वो कब हुआ? तो इसके लिए एक तिथि है 10 मई 1857, है ना। तो 10 मई 1857 को कहां हुआ विद्रोह का आरंभ? तो मेरठ में हुआ। मेरठ की जो पूरी घटना है वो क्या है? तो मेरठ की पूरी घटना यह है कि जब 23 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कलकत्ता में स्थित था, तो वहां मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के आधार पर विद्रोह की शुरुआत की। अब वो बात सही था या गलत, वो एक अलग विषय है, अनुसंधान का विषय है। लेकिन एक बात सच है कि ये बातें ब्रिटिश कंटोनमेंट एरिया में जहां सेना रहती थी वहां जंगल में आग की तरह फैल गई। अब वहां जो सैनिक थे वो या तो हिंदुओं के अपर कास्ट के थे या मुसलमान थे। हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी जो है वो असहन थी, उनका धर्म उससे अपवित्र हो जाता, और मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी अपवित्र थी। तो इसलिए सही गलत का फैसला हुए बिना
हर कंटोनमेंट एरिया में जो है इसका विरोध होने लगा। उसमें एक मेरठ भी था। मेरठ में 7वीं घुड़सवार सेना का हेडक्वार्टर था। तो वहां के 85 सैनिकों ने आरंभ में उस कारतूस के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो जैसे ही इनकार किया तो उन सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, भंग कर दिया गया, सजा दी गई। इसके विरोध में वहां 7वीं घुड़सवार रेगुलर सेना के सैनिकों ने जो है 10 मई को विद्रोह कर दिया और जो कमांडर था उसकी बात नहीं मानी, उसकी हत्या कर दी। हालांकि विद्रोह होने के बावजूद भी जो कर्नल हैविट था उसके पास 2200 सैनिक थे, लेकिन कर्नल हैविट ने इन विद्रोहियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका जो विद्रोह करने का अंदाज था वो इतना विध्वंसकारी था कि कर्नल हैविट डर गया और विद्रोही सैनिक जो है वहां से आर्म्स एंड अम्युनिशन लेकर करके सीधा दिल्ली की ओर चले। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय जिस समय विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन के अनुसार जो राजधानी थी कलकत्ता थी। तो यदि ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था उद्देश्य, तो इन विद्रोहियों को कलकत्ता जाना चाहिए था, लेकिन विद्रोही दिल्ली क्यों गए? क्योंकि विद्रोही ये नहीं मानते थे कि अंग्रेज यहाँ के शासक हैं। विद्रोही अभी भी मुगल बादशाह जो उस समय था बहादुर शाह द्वितीय या जफर, उसको भारत का बादशाह मानते थे। इसीलिए वो लोगों ने दिल्ली मार्च किया। अब दिल्ली मार्च किया तो दिल्ली में वो 11 मई 1857 1857 ईस्वी को पहुंचे। 80 किलोमीटर की दूरी है मेरठ टू दिल्ली, तो रात भर की यात्रा करके कंटिन्यूअस पहुंचा जा सकता है। तो यानी यहाँ से पटना से भी कम। तो रास्ते में जो है ये तो सब सैनिक थे, लेकिन रास्ते में जनता भी इनके साथ मिलते चली गई। यानी सैनिकों के साथ कौन, तो जनता भी साथ होते हुए चली गई। तो इस तरीके से पहले ही घटना से यह प्रमाणित हो गया कि ये सिर्फ सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था, बल्कि जनता भी इस विद्रोह में शामिल हुई थी। तो जो अंग्रेजों ने इसको सिपाही विद्रोह कहा, अभी तक पढ़ाया लोगों को, तो पूरी तरीके से गलत पढ़ाया। अब 11 तारीख को अहले सुबह यानी एकदम भोर की किरण जब फूटी तो ये सैनिक कहां पहुंचे? दिल्ली। दिल्ली में जब पहुंचते हैं तो इनको सबसे पहले दिखाई देता है चुंगी का दफ्तर। चुंगी समझते हैं ना? चुंगी एक कर होता है। तो किसी भी शहर में प्रवेश करता है कोई आदमी, तो वो उन लोगों को शहर में प्रवेश करने के उद्देश्य से वो कर लिया जाता है, खासतौर से व्यापारियों से। तो ऐसा इसलिए कि उस शहर में व्यापारी जो जाते हैं, ये लोग जो जाते हैं, तो उसके लिए उस शहर में व्यवस्था की जाती है। तो व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? तो जो चुंगी से टैक्स आता है उससे होगा, या वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर खर्च आएगा। तो इस वजह से चुंगी का कस्टम जो है हमेशा रहा है। लेकिन ये शोषणात्मक था जो चुंगी घर था, जो ब्रिटिशों ने स्थापना बहुत बड़े दर पर लिया जाता था। तो ये शोषण के प्रतीक जो था उसको सबसे पहले विद्रोहियों ने आग लगा दिया। अब ऐसा नहीं कि विद्रोहियों का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, बल्कि 11 तारीख को जब विद्रोही पहुंचे तो वहां एक जो ब्रिटिश कमांडर मिला वो मेजर फ्रेजर। कौन मिला? मेजर फ्रेजर। हाँ, तो इसकी विद्रोहियों ने हत्या कर दी। अब उसके बाद दूसरा जो है वो लाल किला वो लोग पहुंचे। कहां पहुंचे? लाल किला। तो लाल किला में वो पहुंचे 12 मई 1857 ईस्वी। 12 मई 1857। लाल किला पहुंचने का उद्देश्य क्या था? एक दिन तक पूरा तांडव मचाया और यह तय हो गया कि अब दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है।
तो उन लोगों को, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट तो था ही वो, लेकिन बजाते तौर पे विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए वो लोग पहुंचे कि आपके नेतृत्व में, चूंकि आप भारत के बादशाह हैं और अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है भारत पर, तो अंग्रेजों को बाहर करने के लिए सारी भारतीय शक्तियों को आपके नेतृत्व में एक होना होगा, तभी ब्रिटिश सत्ता को हम लोग बाहर कर सकते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर जो मुगल अंतिम बादशाह हुआ, वो अपनी शक्ति को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो आरंभ में तैयार नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि विद्रोहियों ने उसके सामने जो है बंदूकें तान दी, यानी बंदूक के नोक पर बहादुर शाह जफर को तैयार किया गया कि आप विद्रोह का नेतृत्व कीजिए। और उसके बाद यहां 12 मई को यह तय होता है, क्या तय होता है कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह होगा। ठीक है, तो नेतृत्व में विद्रोह का मतलब क्या है कि बहादुर शाह जफर के सील से एक चिट्ठी लिखी गई। किसको चिट्ठी लिखी गई? तो हिंदुस्तान के जितने जमींदार थे, जितने राजा थे, जितने रजवाड़े थे, सभी को। और किस बात की चिट्ठी लिखी गई? तो उस बात में इस तथ्य का वर्णन था कि ब्रिटिशों को हम लोग को भगाने के लिए यूनाइट हो जाना है, एक हो जाना है। और बहादुर शाह जफर ने उस चिट्ठी में यह वायदा किया था कि विद्रोह यदि सफल हो जाएगा तो बहादुर शाह जफर जो है अपना पद त्याग कर देंगे। अर्थात जो क्षेत्रीय शक्तियां जहां से शासन कर रही हैं वो वहां से शासन करती रहेंगी, उनके शासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वो इसलिए किया गया था कि अगर बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह मान लिया जाता तो हो सकता था कि फिर जो अन्य राजा थे या जमींदार थे वो इस विद्रोह में शामिल नहीं होते, क्योंकि मुगलों की सत्ता फिर से स्थापित हो जाती और उनकी सत्ता समाप्त हो जाती। और कोई भी भारतीय शक्ति ये नहीं चाहती थी कि मेरी सत्ता समाप्त हो, तो उनकी सत्ता बनी रहे, तभी वो विद्रोह में साथ देते। तो इसलिए एक नीति के तहत बहादुर शाह ने अपने चिट्ठी में ये घोषणा की कि यदि विद्रोह सफल हुआ तो मुगल अपना पद त्याग कर देंगे, जो शक्तियां जहां पर शासन कर रही हैं वही शक्तियां शासन करती रहेंगी। और विद्रोह के संचालन के लिए 10 सदस्यीय एक नियंत्रक मंडल बनाया गया। क्या चीज? 10 सदस्यीय एक नियंत्रक मंडल। हाँ, देखने वाला। हाँ, कि ऐसा नहीं कि बहादुर शाह जफर जो है वो खुद फैसला लेंगे, बल्कि विद्रोह जो होगा तो उसके लिए कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इस कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो 6 थे वो सैनिक थे। 6 लोग जो थे वो सैनिक प्रकृति के थे और 4 लोग जो थे वो असैनिक थे। शुरू में एक मुगल बादशाह, एक मुगल शहजादा था जिसका नाम था मिर्जा मुगल। तो इस मिर्जा मुगल को बनाया गया था, लेकिन मिर्जा मुगल इस दायित्व का वहन नहीं कर सका, वो चला गया दूसरी जगह किसी मनमुटाव के कारण। तो इसके स्थान पर, मिर्जा मुगल के स्थान पर जो है वो बख्त खां, जो बरेली के व्यक्ति थे और एक बहुत बड़ा तोप का जखीरा लेकर के अपने साथ दिल्ली आए थे, तो उनके पास शक्ति, सैनिक शक्ति थोड़ी अधिक थी। तो इसीलिए बख्त खां को इस 10 सदस्यीय कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अध्यक्ष बना दिया गया।
और बाकी जो प्रमुख लोग थे उसमें कुछ नाम मिलते हैं, वो नाम सुन लीजिए। तो उसमें मेजर हेतलाल मिश्र थे, मेजर तलियार खां थे, मेजर शिव बख्श सिंह थे, मेजर जीवारा थे और सूबेदार धनीराम। ये जितने थे जो सब सैनिक के थे और 6 मेंबर में थे। बाकी असैनिक में दूसरे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। और ये तय हुआ था कि जो भी विद्रोह के बारे में फैसला लिया जाएगा यही बोर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, जिसका लीडर कौन होगा तो बख्श का होगा। तो जो दिल्ली में 11 तारीख से घटना शुरू हुई, तो आप एक तिथि लिख लीजिए 14 सितंबर 1857। कब? 14 सितंबर 1857, यानी 12 मई से 14 सितंबर 1857 तक दिल्ली पर किसका कब्जा रहा? विद्रोहियों का। और ब्रिटिश सत्ता जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। लेकिन विद्रोहियों को एक तगड़ा झटका कब लगा कि कर्नल विलोबी एक व्यक्ति था। ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिवली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिवली भी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया कि शस्त्रागार को उड़ा दिया। एक्चुअली में जो विद्रोही थे वो जो मेरठ से शस्त्र लाए थे या गोला बारूद लाए थे वो तो अब तक समाप्त हो चुका था, और बिना शस्त्र के, बिना गोला बारूद के वो लड़ नहीं सकते थे। वो विद्रोह थोड़ी था, वो तो ब्रिटिश सेना से बजाते तौर पे लड़ाई थी। तो उसके लिए शस्त्र और गोला बारूद बहुत जरूरी था। तो दिल्ली में जो शस्त्रागार था जहां ब्रिटिश शस्त्र और गोले मौजूद थे, उसका इस्तेमाल विद्रोही अभी तक कर रहे थे। तो कर्नल विलोबी ने जब उसको उड़ा दिया तो विद्रोहियों के पास शस्त्र की कमी हो गई, गोला बारूद की कमी हो गई। और उसके बाद कर्नल विलोबी के घटना के बाद सर जॉन लॉरेंस और निकोलसन, जॉन लॉरेंस और निकोलसन, इनको शिमला में, ये शिमला में थे। कहां थे? शिमला में, हिमाचल प्रदेश के पास जगह है, ठीक है ना? तो वहां से इनको भेजा गया दिल्ली में, और इनके नेतृत्व में जो है कश्मीरी गेट को इन लोगों ने उड़ा दिया। ये सारी घटना कब, किस दिन हुई? तो 14 सितंबर को, ठीक है? अब देखिए, कश्मीरी गेट जो था एक बॉर्डर था जो विद्रोहियों को प्रोटेक्ट किए हुए था। कश्मीरी गेट के उड़ने के बाद घमासान लड़ाई हुआ अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच में। किस दिन? 14 सितंबर को। चूंकि विद्रोहियों के पास शस्त्र और गोला बारूद का अभाव था, परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है? विद्रोहियों ने क्या किया? सॉरी, आत्मसमर्पण कर दिया। यानी 10 मई 18 या 11 मई 1857 से लेकर के 14 सितंबर 1857 तक दिल्ली में विद्रोह का प्रभाव रहा, और उसके बाद दिल्ली में विद्रोह समाप्त हो गया। क्लियर? अब देखिए आगे दिल्ली में क्या होता है। तो इसमें विद्रोहियों के विरुद्ध जो है, विद्रोहियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा था, जो साजिश रची जा रही थी, वो षड्यंत्र लाल किला में रची जा रही थी। और लाल किला में जो षड्यंत्र रच रहा था
उसका नाम था जीनत महल। और जीनत महल के साथ साथ उसका सहयोगी था इलाही बख्श। एक्चुअली में ये लोग शुरू से ही तैयार नहीं थे विद्रोह करने के लिए, क्योंकि अपना औकात जानते थे कि हम लड़ नहीं सकते हैं। बहादुर शाह जफर मजबूरी में विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गया। ये जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, बहुत सेंट लगाया करती थी, इसीलिए इसका नाम महक परी भी था। तो नीतियों में विवाद के कारण बहादुर शाह जफर को इस बात का एहसास हो गया था कि हमारी पत्नी खुद मेरे साथ नहीं है। तो इसीलिए जब विद्रोह विफल हुआ तो स्वयं और अपने 2 पुत्र और 1 पौत्र, जो पुत्र और पौत्र है उसमें मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर है। मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान इसके पुत्र हुए और मिर्जा अबू बकर जो था इसका पोता हुआ। तो 2 पुत्र और 1 पौत्र को लेकर के हुमायूं के मकबरे में नीचे जो बना हुआ गुप्त स्थान था वहां जाकर के छुप गया। हुमायूं का मकबरा आप दिल्ली में जाएंगे तो उस मकबरे को देखेंगे कि चबूतरा पर बना हुआ है। तो नीचे में जो है वो कमरे बने हुए थे जिसमें सैनिक लोग रहता था। तो वहीं जाकर के छुप गया और जीनत महल ने ये सारे राज अंग्रेजों को बता दिए। तो विद्रोह का नेता तो बहादुर शाह जफर था। अगर वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तभी माना जाए कि विद्रोह दिल्ली में समाप्त हुआ। तो इसीलिए अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था कि बहादुर शाह जफर को वो पकड़े। तो यहां पर बहादुर शाह जफर की पत्नी जो जीनत महल थी उसने अपने पति के विरुद्ध धोखा दिया, क्योंकि वो उसकी नीतियों के खिलाफ थी। और अंग्रेज बड़ी आसानी से बहादुर शाह जफर, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को वहां गिरफ्तार कर लिया और इन तीनों साहेबजादे को बहादुर शाह जफर के सामने ही गोली से उड़ा दिया गया। आज भी आप जाइएगा तो उनका मजार आपको वहीं पर मिलेगा या उनकी कब्र आपको वहीं पर मिलेगी। और फिर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जीनत महल को भी, और उसका एक और साहबजादा था जिसका नाम था जमा बख्त, ये 3 लोगों के विरुद्ध, माने 3 लोग जीवित थे। इन 3 लोगों के विरुद्ध मेजर हैरियट की अदालत में जो है वो मुकदमा चला और मेजर हैरियट की अदालत ने ये फैसला दिया कि इन लोगों को रंगून निर्वासित कर दिया जाए। रंगून बर्मा की राजधानी है, तो वहीं निर्वासित कर दिया गया। बजबज ले जाया गया बंगाल में, बजबज में जहाज पर बैठा करके रंगून जो है भेज दिया गया, जहां बहादुर शाह जफर की 1862 ईस्वी में स्वाभाविक मृत्यु हो गई। आज भी बहादुर शाह जफर का जो मजार है वो रंगून में ही। तो इस तरीके से छात्रों दिल्ली के विद्रोह का जो है वो दमन हुआ। क्लियर? अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रसार को बढ़ाने में, कि हमें इसे जन विद्रोह साबित करना है। जो रंजीत गुहा, हेनरी स्टोक और भद्र ने जो नवीन अनुसंधान किए हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि जो दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र था, जैसे दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र हिंडन और सिकंदराबाद, हिंडन प्लस सिकंदराबाद, इसके बाद दूसरे छोर पर जो था उसमें था गुड़गांव, पलवल, सोहना, नूह, रेवाड़ी। गुड़गांव, पलवल, सोहना, नूह और रेवाड़ी, ये सब हरियाणा से जुड़े हुए क्षेत्र थे। ठीक है। उसके बाद था बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। बुलंदशहर, मेरठ,
मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये सब जो इलाका थे वे सब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। यानी दिल्ली से बाहर का जितना इलाका था ये सब का सब, यही नवीन अनुसंधान हुआ है कि ये सब के सब विद्रोह के केंद्र थे। क्या थे? विद्रोह के केंद्र थे। बिल्कुल सब सटा हुआ है अभी। और यहां जनता ने विद्रोह किया और वहां स्थानीय शासक में दो नाम हम लोग को मिलता है। वो एक नाम है शाहमल का, और दूसरा नाम है शाह वलीदाद खां। शाह वली दाद खां। तो ये लोग जमींदार थे और इन लोगों के नेतृत्व में यहाँ की जो जनता थी वे जितना ब्रिटिश शासन के प्रशासन के बिल्डिंग्स थे, स्थापत्य थे, उन सभी में आग लगा दी। उन क्षेत्रों में जितने ब्रिटिश सैनिक थे या तो उनको मार दिए गए या उनको भगा दिए गए। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो विद्रोहियों का गढ़ हो गया और यहाँ विद्रोह चलता रहा। ये एक लंबा बड़ा टॉपिक है। हम लोग यहाँ पर उतना ही पढ़ रहे हैं जितना से ये प्रमाणित हो सके कि ये एक जन विद्रोह था। इसके बाद और भी आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाएंगे कि आगे बढ़ते हुए जैसे 27 मई को जो है ये इटावा में फैल गया। इसके बाद 29 मई को एटा में फैल गया। इसके बाद मथुरा में देवी सिंह खेर ने विद्रोह किया। यानी स्थानीय नेता उभर करके सामने आए, देवी सिंह खेर। उसके बाद 9 में राव भूला सिंह सामने आए। राव भूला सिंह, ये सब नाम ऑब्जेक्टिवली काफी महत्वपूर्ण है। तो इससे यह साबित होता है कि जनता के साथ साथ जो वहां का जो जमींदार वर्ग था, वो जनता और जमींदार वर्ग आपस में, या वहां तो जमींदारी प्रथा नहीं थी, महलवाड़ी प्रथा थी, तो वहां लंबरदार हम लोग बोल सकते हैं। और ये भी एक प्रकार के जमींदार ही हुआ करते थे। दोनों लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे, जनता और लंबरदार दोनों, और जनताओं ने लंबरदारों के नेतृत्व में जो है विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई, यानी हेडक्वार्टर से, दिल्ली से, तो सिर्फ दिल्ली में शासक वर्ग ही विद्रोही नहीं था, बल्कि जनता ने भी उन विद्रोहों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इस तरीके से दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों के आधार पर यह साबित होता है कि ये एक सिपाही विद्रोह सिर्फ नहीं था, बल्कि ये एक जन विद्रोह था। तो इसको स्नैप ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब छात्रों, जो दूसरा क्षेत्र था, महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां विद्रोह ज्यादा प्रभावशाली था, वो था लखनऊ। लखनऊ में देखिए, जनता और जो शासक वर्ग था, तो शासक वर्ग का वहां जो था वो लंबरदार था। यानी जो हम लोग बंगाल में जमींदार बोलते थे, वहां लंबरदार बोलते थे। तो जनता जो असंतुष्ट थी वो विलय के कारण, जो 1856 में विलय कर लिया गया था, किसको? अवध को। किसमें? ब्रिटिश शासन में। और किस आधार पे? तो कुशासन के आधार पे। और जो लंबरदार थे वो भूराजस्व के कारण असंतुष्ट थे। देखिए, अंग्रेजों ने जो विलय का बनाया, तो डलहौजी के पीरियड में अवध का विलय हुआ।
तो डलहौजी ने एक नीति बनाई थी, जो हम कहीं बताए हैं आपको, व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, जिसमें कहा गया कि 3 तरह के रियासत है। उसमें जो हमारे द्वारा स्थापित रियासत है उसको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं होगा। जो पूर्व से चले आ रहे हैं या जो मुगलों द्वारा स्थापित रियासत है तो उनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार होगा। लेकिन जो ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित राज्य है और उनका कोई वारिस नहीं होता है तो उनको पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अवध को जो मिलाया गया तो अवध के पास कोई दत्तक पुत्र का मसला नहीं था, बल्कि अवध के जो शासक थे, जो नवाब, वहां शासक को नवाब कहा जाता था, तो उस समय का नवाब था शाह वाजिद अली शाह, तो उसका पुत्र था बिरजिश कदर। तो इसलिए वहां दत्तक पुत्र के आधार पर जो है वो विलय नहीं किया जा सकता था। तो अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया कि नवाब जो शासन कर रहा है वो सही शासन नहीं है, जनता त्राही त्राही कर रही है। ठीक है, शासन के द्वारा जनता पे शोषण किया जा रहा था, कोई दो राय नहीं है, और शासक नवाब ही था। लेकिन नवाब शोषण क्यों कर रहे थे, इसके लिए उत्तरदायी अंग्रेज थे। यानी अवध में जो कुशासन फैला था उस कुशासन के लिए वहां की जनता जो है नवाब को उत्तरदायी नहीं ठहरा रही थी, वहां की जनता सीधे सीधे ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी ठहरा रही थी। तो इनके दिल में असंतोष ये था कि कुशासन के लिए तुम ही उत्तरदायी हो और कुशासन के आधार पर तुम विलय कर रहे हो और अपने में, तो इसके बाद कितना कुशासन फैलेगा। तो इससे वहां की जनता डरी सहमी हुई थी। और जो लंबरदार थे, यानी उत्तर प्रदेश के जमींदार कह लीजिए, तो वो बढ़े हुए भूराजस्व के जो हॉल्ट मैकेंजी ने 1813 ईस्वी में वहां महलवाड़ी व्यवस्था स्थापित किया था, तो पूरा का पूरा एक शोषण पे आधारित व्यवस्था था। तो इसलिए वहां के लंबरदार जो है ब्रिटिश शासन से जो है नाखुश थे। और ऐसी परिस्थिति में जनता और लंबरदार दोनों ने मिलकर करके 30 मई, कब 30 मई 1857 ईस्वी को, 30 मई 1857 ईस्वी को यहां विद्रोह हो गया लखनऊ। ठीक है, और एक जगह है चिन्हट, ये परीक्षा में पूछता है, ऐसे बहुत जगह हुआ लेकिन चिन्हट में जो है वो घमासान युद्ध हुआ। किसके बीच में? तो यूपी की जनता यानी अवध की जनता और अंग्रेजों के बीच में। और चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज हार गए। तो इसके बाद एक दूसरी घटना घटी, रेजिडेंसी की घटना। रेजिडेंसी एक भवन को कहा जाता था। इसके बारे में थोड़ा सा बैक होकर के जान लीजिए कि लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत का गवर्नर जनरल बना 1897 ईस्वी में, तो उसने सहायक संधि की प्रथा लागू की थी। याद है आपको? सब्सिडरी अलायंस, जिसमें जो देसी रियासत मदद चाहता था तो उसको अंग्रेजों की कुछ शर्तें माननी पड़ती थी कि साहब वो एक ब्रिटिश फौज अपने पास रखेगा, उसका खर्च उसी को उठाना पड़ेगा, और एक अंग्रेज रिजेंट रखेगा जो उस शासक के दरबार में रहेगा। तो जिन लोगों ने भी सहायक संधि की, जिन रजवाड़ों ने, उन सभी के रियासतों में एक ब्रिटिश रिजेंट रहता था। तो ब्रिटिश रिजेंट रहता का अर्थ क्या था कि जब दरबार चल रहा है तो दरबार में है, अब रात हो गई, ये दरबार नहीं चल रहा है तो वो तो दरबार में रहेगा नहीं। तो जो हेडक्वार्टर होता था राजा का, उसी के निकट में कहीं पर उसके लिए भवन बना दिया जाता था जहां रिजेंट रहता था। तो रिजेंट रहता था तो अकेले तो रहता नहीं था,
वहाँ उसकी पूरी फौज रहती थी। तो एक बड़ा इलाका होता था, तो उसको जहाँ रिजेंट रहता था उसको रेजिडेंसी बोलते थे। तो लखनऊ माने अवध ने भी जो है वो सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था 1801 ईस्वी में, याद होगा आपको। तो इसका मतलब है कि अवध में भी, लखनऊ में भी, उसका हेडक्वार्टर अवध का लखनऊ था, तो लखनऊ में भी 1801 से ही ब्रिटिश रेजिडेंट रह रहा था, यानी ब्रिटिश रेजिडेंसी थी वहां। तो ब्रिटिश रेजिडेंसी एक प्रकार का दुर्ग हुआ करता था, किला हुआ करता था। तो वहां आकर के अंग्रेजों ने शरण लिया। विद्रोही चिन्हट से फिर कहां चले आए? रेजिडेंसी में। और रेजिडेंसी में आने के बाद जो है वो अभी भी आप जाइएगा तो जितना विध्वंस तरीके से वहां लड़ाई हुई है, कि तोप के जो गोले छोड़े गए, जो गोलियां छोड़ी गई, उसके अभी भी रेजिडेंसी में निशान है। यानी गोली और तोप के गोलों से रेजिडेंसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसके दीवारें ढा दी गई, दरवाजे तोड़ दिए गए। और जो रेजिडेंट था लॉरेंस उस समय, वो और उसकी एक बेटी थी छोटी, वो एक तोप के गोले से दोनों मारे गए। जिस भवन में गोला गिरा था वो भवन आज भी सुरक्षित है। तो इस तरीके से रेजिडेंसी का पतन हो गया। अब इसके बाद जो दूसरी घटना घटी, ये तो है 4 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई को। अब जो दूसरी घटना घटी वो था कि इसी के बाद नवाब जो वाजिद अली शाह थे, नवाब वाजिद अली शाह, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल। क्या नाम था? बेगम हजरत महल। और इस बेगम हजरत महल का पुत्र था, नाबालिग पुत्र था, जिसका नाम था बिरजीश कदर। क्या नाम था? ये सब नाम याद करते हुए चलिए। और इसी बेगम हजरत महल के साथ एक जुड़ा हुआ नाम है अली नकी, वकील अली नकी। क्या नाम था? अली नकी। ये 4 नाम आपको याद रखना है और इसके पीछे के इतिहास हम बताते हैं आपको। एक नाम नवाब वाजिद अली शाह, दूसरा नाम बेगम हजरत महल, तीसरा नाम बिरजीश कदर और चौथा नाम वकील अली नकी। अली नकी। ये क्या क्या थे? तो नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, क्योंकि उसके बाद अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो एक घटना है जो बहुत आकर्षक है, वो सुनना पड़ेगा आपको कि नवाबी किसको कहते हैं। कि लखनऊ आप जाइएगा तो यहाँ एक आपको बिल्डिंग मिलेगा भूल भुलैया। वो भूल भुलैया नाम जो पड़ा है वो दूसरे वजह से पड़ा है। एक्चुअली में उसका नाम है बड़ा इमामबाड़ा। उसको बनाया था आसफुद्दौला ने, जो वहाँ के नवाब थे एक आसफुद्दौला, उन्होंने उस इमामबाड़े को बनाया था। और उसके पीछे की जो घटना उत्तरदायी है वो ये कि अवध में आसफुद्दौला के समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ा था तो अकाल में लोगों को खाने पीने का समस्या पैदा हो गई थी, आय की समस्या पैदा हो गई थी। तो लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने इस इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। इमामबाड़ा था क्या एक्चुअली में? तो जो अवध के नवाब थे वो शिया संप्रदाय को मानते थे, और शिया संप्रदाय जो अपनी इबादत के लिए जगह बनाता है उसको बोलते हैं इमामबाड़ा। तो इस इमामबाड़े में होता क्या है? तो इमाम हुसैन के बारे में जो है मजलिसें आयोजित होती हैं। जैसे सुन्नियों के यहाँ मस्जिद आप देखते हैं तो मस्जिद में नमाज अदा होता है, इमामबाड़े में नमाज अदा नहीं होता, बल्कि इमामबाड़े में इमाम हुसैन के बारे में जिक्र होता है, उसका व्याख्यान किया जाता है, जिसको शिया विचारधारा के तहत हम लोग मजलिस बोलते हैं। तो जिस तरीके से मस्जिद का स्वरूप होता है, यानी एक पूरा हॉल होता है, उसी तरीके से इमामबाड़े का भी स्वरूप होता है। लेकिन उसमें है क्या कि जिस तकनीक से बनाया गया था, तो हॉल को
हॉल बनाए रखने के लिए उसके ऊपर में जो संरचना बनाई गई थी वो ऐसी संरचना थी कि कमरे नुमा थी, छोटा छोटा कमरा, और सब में एक दूसरे में जाने का रास्ता था। तो उसमें अगर आप एक कमरे में घुस करके दूसरे कमरे में आप जाते रहिए तो आप कमरों से नहीं निकल पाइएगा, उसी में घूमते रह जाइएगा। इस ढंग से संरचना में आप भुला जाइएगा रास्ता बाहर निकलने का, और उसी बिल्डिंग के अंदर आप घूमते रह जाइएगा। इसीलिए उसको भूल भुलैया कहा गया। और नवाब ने इसलिए बनाया था उसको ऐसा कि भविष्य में अगर यहाँ हमला हो तो सैनिक जो है इसी में भुला जाए और हम बाहर निकल जाए। और एक दूसरी विशेषता ये थी कि भूल भुलैया में जो सामने का पोर्शन था बिल्डिंग का, उसमें छेद बने हुए थे। आप किसी भी छेद से देखिए अभी भी जाकर के तो आपको मेन गेट ही नजर आएगा और कहीं नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस तकनीक से बनाया गया था कि अगर गोली चलाएगा वहां से तो सीधा गेट पर लगेगा। इसी इमामबाड़ा में एक बहुत बड़े बावड़ी का निर्माण किया गया है जो देखने का है। बावड़ी का मतलब कुआं। तो उसी में पूरे अवध का खजाना रखा जाता था। उस कुएं के अंदर कमरे बने हुए थे। ये सब देखने वाली बात है, हम अलग से बता दे रहे हैं। तो जब अंग्रेज ने कब्जा किया लखनऊ पे बाद में चल करके, यानी विद्रोह के बाद में, अभी पढ़ाएंगे कि कब कब्जा किया, किसने कब्जा किया, तो नवाब वाजिद अली शाह वहीं थे, इमामबाड़ा में थे। तो कब्जा हो गया, सारा सैनिक नवाब का भाग गया, लेकिन नवाब बैठे हुए थे। नवाब नहीं भागते, चाहते तो भाग जाते। तो अंग्रेजों ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, इनको घेर लिया, तो पूछा नवाब साहब सभी लोग भाग गए आपके, आप क्यों नहीं भागे? तो नवाबी इतनी थी कि नवाब ने क्या जवाब दिया सुनिएगा, कि मेरा जूता कौन पहनाएगा? जूता पहनाने वाला भाग गया इसलिए हम बैठे हुए हैं। तो इतनी बड़ी नवाबी थी उन लोगों। तो फिर अंग्रेजों ने जूता पहनाया, तब उसकी अरेस्टिंग हुई। तो अरेस्टिंग करके जो है वो उसको कलकत्ता भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। कलकत्ता में एक जगह है छात्रों, मटिया ब्रुज। तो मटिया ब्रुज में आज भी आप जाइएगा तो वहीं उसका निवास स्थान बना दिया गया। तो वही अकेले नहीं किया, बहुत सारे शिया गए थे। तो इसीलिए मटिया ब्रुज में शियाओं की संख्या सबसे अधिक है कलकत्ते में, क्योंकि जितने लोग हैं वो सब नवाब वाजिद अली शाह के लोग हैं। लेकिन ये जो उसकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, वो नहीं गई, वो रह गई है। क्योंकि जो नवाब वाजिद अली शाह थे उन्होंने एक शादियां नहीं की थी। कहा जाता है कि 365 बीवियां उनकी थी, और वर्ष में एक बीवी के पास जो है वो वर्ष में एक ही बार जाते थे। तो ये जो बेगम हजरत महल थी वो उप पत्नी थी। मेन पत्नी जो थी वो उनके साथ कलकत्ता चली गई। तो जब विद्रोहियों ने विद्रोह को सफल कर दिखाया तो बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजीस कदर को वहां का नवाब घोषित कर दिया और खुद उसकी संरक्षिका बन गई। यानी जो विद्रोह जनता ने किया था 30 तारीख को, यानी 30 मई को, वो 4 जुलाई तक आते आते उसको एक नेतृत्व मिल गया। किस रूप में? बेगम हजरत महल के रूप में। और वकील का मतलब हुआ प्रधानमंत्री। तो उस रियासत का प्रधानमंत्री कौन था? अली नकी। तो अली नकी ने बाज़ाब्ते तौर पे सूफी का भेष बना कर करके यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में घूमना शुरू किया और गांव-गांव में घूम करके विद्रोह के लिए लोगों को उत्प्रेरित किया। इस तरीके से विद्रोह लखनऊ से बहराइच, सीतापुर, ये सब जगहों में फैलना शुरू हो गया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए एक नाम आता है जिसका नाम था आउटरम और हैवलॉक। क्या नाम था? आउटरम एक व्यक्ति था और दूसरा व्यक्ति था हैवलॉक। तो इन दोनों को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन अभी तक विद्रोही सशक्त थे, इसलिए ये हैवलॉक जो है वो मारा गया विद्रोहियों के हाथे। एक लॉरेंस मारा गया था जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, दूसरा हैवलॉक मारा गया। तब जो लॉर्ड कैनिंग था, जो उस समय का गवर्नर जनरल कहिए, वायसराय तो बाद में बनेगा, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग,
उसने कैंपवेल कानपुर में जो है वो ये कैंप किए हुए था, तो कैंपवेल को भेजा। कैंपवेल ने विद्रोह का दमन कर दिया। क्या किया? विद्रोह का दमन। और नतीजा के तौर पर जो बेगम हजरत महल थी वो वहां से नेपाल भाग गई और नेपाल में ही वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से छात्रों लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व माने समापन हुआ। तो लखनऊ का विद्रोह इस बात का प्रतीक था कि यह भी एक जन विद्रोह था, क्योंकि शुरुआत जनता ने की, बाद में जो विद्रोह हुआ जनता ने बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो इस तरीके से यहाँ की भी घटना से पता चलता है कि ये एक जन विद्रोह था। जो हेनरी स्टोक्स और रंजीत गुहा ने जो नवीन अनुसंधान किए हैं, उन नवीन अनुसंधानों से ये सब बात पता चलता है। अब दूसरा जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लखनऊ के बाद अगला है कानपुर। कौन है? कानपुर। जहां तक कानपुर का प्रश्न है, तो यहां एक जगह था जिसका नाम था बिठूर। क्या नाम था? कानपुर से थोड़ा सा दूर है। यहां नाना साहब रहते थे, जिनका वास्तविक नाम धोंधू पंत था। क्या नाम था? धोंधू पंत। अब देखिए कि नाना साहब, ये धोंधू पंत जो नाम हम बता रहे हैं, इसके पीछे भी एक इतिहास है। ये कौन थे? तो आप लोग मराठा हमने पढ़ाया है, बहुत विस्तार से पढ़ाया है, और उस समय आपको याद होगा कि मराठा पढ़ाने के क्रम में हमने जो चीज़ें आपको बताई थी वो ये कि शिवाजी की मृत्यु के बाद, यानी शिवाजी का 1680 में मृत्यु होता है, तो 1680 से लेकर के 1713 ईस्वी तक शिवाजी के पुत्र शासक बनते हैं। यानी संभाजी बनते हैं, शाहू बनते हैं, शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका उसकी माता ताराबाई थी। लेकिन ये सब आपस में लड़ते रहते हैं और मुगलों ने इन लोगों को समाप्त कर दिया। तो मराठा शक्ति का जो पुनरुदय होता है वो शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाया था, उस अष्टप्रधान में एक पद था पेशवा का। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के पतनशीलता के कारण 1713 ईस्वी से पेशवा के पास शक्ति चली गई। अब जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, जो छत्रपति कहलाते थे, यानी मराठवाड़ा में राजा को क्या बोलते थे? छत्रपति। तो छत्रपति सिर्फ प्रतीक रह गए। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में चली आई 1713 के बाद? पेशवाओं के हाथ में। तो पेशवा में आपने पढ़ा कि सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्होंने 1713 से 1720 तक शासन किया। दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम थे, जिन्होंने 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव थे, जिन्होंने 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक शासन किया। और इन्हीं के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठे पराजित कर दिए जाते हैं। यह जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, यह भारत में इस बात का प्रतीक था कि भारत पर कौन शासन करेगा ये तय नहीं हुआ, बल्कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा ये तय हुआ। जिसका मतलब ये हुआ कि अब भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची जो शासन करने के लायक हो। लेकिन इसके बाद भी पेशवाओं का कर्म रुका नहीं था। उसके बाद अगला पेशवा जो है नारायण राव बने। तो नारायण राव अंतिम पेशवा थे जिनसे उम्मीद की जा सकती थी कि मराठा शक्ति फिर से स्थापित हो, और इन्होंने 61 से लेके 72 तक शासन किया। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद फिर जो है वो
बहुत अयोग्य पेशवा बने। माधवराव बना, फिर माधवराव नारायण बना, और अंतिम जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, जो 1795 ईस्वी में बनते हैं। और बाजीराव द्वितीय के पीरियड में 2 एंग्लो मराठा वार होता है, और 1818 ईस्वी में पेशवा की सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, और पेशवा को बिठूर में निर्वासित कर दिया जाता है। यही पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। कौन? नाना साहब, जिसको धोंदू पंत बोलते थे। तो जो बाजीराव द्वितीय को पेंशन मिल रहा था, वही पेंशन नाना साहब को मिलना चाहिए था। लेकिन डलहौजी जब गवर्नर जनरल बना, तो डलहौजी ने घोषणा कर दी 1851 ईस्वी में। डलहौजी कब भारत का गवर्नर जनरल बनता? 1848 में। तो 51 में उसने घोषणा कर दी कि अब जो है वो धोंदू पंत यानी नाना साहब को पेंशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए नाना साहब जो असंतुष्ट थे अंग्रेजों से। तो जब हर जगह विद्रोह हुआ था, तो वही धोंदू पंत या नाना साहब ने 5 तारीख को यानी 5 जून को विद्रोह कर दिया। ठीक है। और इस नाना साहेब के सहयोगी भी थे। सहयोगी में नाम आता है तात्या टोपे का। किसका? तात्या टोपे का और अजीमुल्ला का। ये दोनों की अपनी अलग अलग भूमिका थी। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे, उन्होंने सेनापति बना दिया। और अजीमुल्ला नाना साहब के लिए सहयोग प्राप्त करने हेतु मिस्र और तुर्की गए थे कि वहां से हम सहयोग प्राप्त करके, सैनिक सहयोग या धन का सहयोग प्राप्त करके नाना साहब की सहायता करेंगे। तो इस तरीके से इस विद्रोह में, कानपुर के विद्रोह में, ये 2 अन्य नाम और जुड़ते हैं। कौन कौन? तात्या टोपे और अहमद। इसमें एक घटना घटती है जो काफी मशहूर है, और वो घटना 27 जून को घटती है। 27 जून को जो ब्रिटिश सेनापति था जनरल ह्यू गैसी, इस जनरल ह्यू गैसी के साथ घमासान युद्ध होता है, और इसमें जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है, यानी अंग्रेज हार गए। ठीक है। इसी के बाद एक घटना घटती है जिसको सती चौरा हत्याकांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सती चौरा हत्याकांड। ये हत्याकांड के बारे में जानिए। ये कब हुआ कि जब 27 जून को घमासान युद्ध हुआ, ह्यू गैसी पराजित हुआ, समर्पण कर दिया, तब के बाद की घटना है। तो सती चौरा एक स्थान है। तो जब अंग्रेज पराजित हो गए कानपुर में, तो अंग्रेजों की औरतें और बच्चे सती चौरा के एक बिल्डिंग में जो जाके शरण लिया। अब उसमें जो है आग लगा दी गई, जिसमें 300 अंग्रेज के औरतें और बच्चे मारे गए। कितने? 300। तो बड़ा विध्वंसकारी घटना था। नाना साहब की छवि इससे धूमिल हुई। लेकिन जो नवीन अनुसंधान हुए हैं उससे पता चलता है कि साहब हार्टे स्टेट एक अंग्रेज है जो ये कहता है कि ये घटना घटी सती चौरा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए नाना साहब जिम्मेदार नहीं थे, ये तात्या टोपे जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि जनता ने इस घटना को अंजाम दिया। अंत में 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को, कब? 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। किसने? कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। और नाना साहब कहाँ? तो ये भी नेपाल भाग गए। तो इस तरीके से कानपुर का भी विद्रोह का दमन हुआ।
यहाँ के विद्रोह से भी पता ये चलता है कि ये भी एक जन विद्रोह था। नाना साहब अपने असंतोष के कारण विद्रोह में शामिल जरूर हुए, उन्होंने विद्रोह शुरू जरूर किया, लेकिन जनता भी इस विद्रोह में शामिल हुई। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन था? तो अंग्रेजों की पराजय और सती चौरा की घटना। क्लियर? अब छात्रों, अगला जो टॉपिक आप लोग को समझना है प्रसार में, वो है झांसी। कौन? तो झांसी का जो मामला था, तो यहां का जो झांसी में जो शुरू हुआ वो भी 5 जून को हुआ, 5 जून 1857। कानपुर में भी 5 जून को हुआ और झांसी में भी 5 जून को हुआ। यहाँ का मामला क्या था कि एक नाम मिलेगा गंगाधर राव का, दूसरा नाम मिलेगा लक्ष्मीबाई का, और तीसरा नाम आपको मिलेगा दामोदर राव का। अब देखिए, ये कौन थे? तो ये राजा थे। ये कौन था? तो ये पत्नी थी। और ये कौन? तो ये दत्तक पुत्र। तो यहां जो कहानी है झांसी में कि गंगाधर राव वहां के राजा थे, लेकिन बहुत बुजुर्ग थे, यानी बहुत उम्र वाले थे, और अधिक उम्र में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से विवाह किया। तो उस वजह से जो है उनका कोई पुत्र नहीं हो पाया। तो अपना उत्तराधिकारी एक पुत्र लिया लक्ष्मीबाई, इनकी मृत्यु हो गई थी गंगाधर राव की, तो एक पुत्र लिया दामोदर राव को, अपना पुत्र बनाया और इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आप जान रहे थे कि ऐसे शासक को, क्या दत्तक पुत्र को अंग्रेज नहीं मान रहे थे? तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो 23 मार्च 1858 को एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है जनरल ह्यूरोज। इस जनरल ह्यूरोज ने पूरे झांसी के किला को घेर लिया। झांसी के किला को अगर आपको देखने का ऐसा कहीं मौका मिलेगा तो देखिएगा कि एक अभेद किला था, एकदम पहाड़ी पे बना हुआ, पहाड़ बिल्कुल खड़ा है चारों तरफ से, जाने का वहां सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो कोई भी किले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस वजह से रानी की झांसी जो थी लक्ष्मीबाई, वो किले में सुरक्षित थी। 8 दिनों तक वो सुरक्षित रही, लेकिन अंग्रेज किसी षड्यंत्र के तहत किले में प्रवेश करने में सफल हुए। वहां घमासान युद्ध हुआ किले के अंदर, और अंत में रानी को ये एहसास हुआ कि हम जीत नहीं पाएंगे अंग्रेजों से, तो अपने घोड़े के साथ उन्होंने छलांग लगा दी। वो जगह भी वहां पर उपस्थित है, घोड़ा छलांग लगाने के कारण मर गया, और उसके बाद दूसरे घोड़े पर बैठ करके वो वहां से जाने में सफल रही। फिर उन्होंने ग्वालियर को विजित किया। ग्वालियर में एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया, जिससे वहां उसकी पराजय हो गई। तात्या टोपे ने उनका भी ग्वालियर में साथ दिया। यहाँ से हटने के बाद वो वहाँ चले गए थे, और अंत में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने ये एक बैजाबाई नाम की एक महिला थी, तो उसके धोखे के कारण उनकी फौज हारी। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं हार जाऊंगा तो अंग्रेज मेरे बदन को जो है वो हाथ ना लगाए, इसलिए हमें फौरन जला देना। तो उसके हुक्म की तामील करते हुए जो है उसके लाश को जो है वो फौरन खेत में जला दिया गया, और इस ढंग से रानी की लक्ष्मीबाई का जो है वो पतन हुआ। क्लियर? ये सब कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद और भी बहुत सारे स्थान हैं, तो स्थानाभाव के कारण हम हेडिंग लिख देते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। उसमें है इलाहाबाद,
और महत्वपूर्ण स्थान है बरेली, और महत्वपूर्ण स्थान है फैजाबाद, उसके बाद है बिहार। इसके अलावा और भी स्थान है, लेकिन उतना नहीं पढ़ा जाता है, जितना महत्वपूर्ण पढ़ा जाता है वो इतना ही है। और इतना में पलसार कोटा वगैरह भी है, राजस्थान का जो कोटा है वहाँ भी विद्रोह हुआ था। हैदराबाद के भी प्रमाण मिलते हैं, मद्रास के भी प्रमाण मिलते हैं। तो वो सब जब स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपका वर्णन करते हुए चलेंगे। जहाँ तक इलाहाबाद का है तो यहाँ लियाकत अली नाम के व्यक्ति ने विद्रोह का नेतृत्व किया जून 1857 में, और उन्होंने स्वयं को इलाहाबाद का सूबेदार घोषित कर दिया। यहाँ अंग्रेजों के स्थान पर खुसरो शाह में उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पर अपना कार्यालय भी बना लिया लियाकत अली ने। लेकिन बनारस से कर्नल नील को भेजा गया, और पूरे विद्रोहों में सबसे ज्यादा विध्वंस अंग्रेजों ने कहीं किया है तो वो इलाहाबाद में किया है। कि विद्रोहियों को सड़कों पर जो पेड़ था उसके पेड़ों पर फांसी देकर के हफ्तों तक लटका हुआ छोड़ दिया उनकी लाशों को, ताकि इनको देख कर करके कोई भी आइंदा विद्रोह नहीं करे। तो कर्नल नील सबसे ज्यादा विद्रोह के दमन करने में क्रूरता का पालन किया था इलाहाबाद में। उसके बाद दूसरा स्थान है बरेली। यहाँ खान बहादुर खां एक जमींदार थे, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए, एक्चुअली में खान बहादुर खां अंग्रेजों के पक्षधर थे, और जब विद्रोह आरंभ हुआ तो वो विद्रोही नहीं थे। लेकिन जब समाचार उनको मिलता गया कि विद्रोह सब जगह सफल हो रहा है, तो इससे उत्साहित होकर के उन्होंने भी 40,000 की फौज इकट्ठा की और विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ में। और मुगल सम्राट ने इन्हें सूबेदार बाज़ाब्ते तौर पे बरेली का बना दिया। लेकिन यहाँ भी धोखे से अंग्रेज इनको पकड़ने में सफल हुए, और कैंपवेल ने, जो कैंपवेल लखनऊ के विद्रोह का दमन करता था, वही बरेली के विद्रोह का भी दमन करता हुआ। अगला है फैजाबाद। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। ये एक्चुअली में दक्कन भारत के रहने वाले थे, लेकिन नवाब के यहाँ नौकरी करने के बाद फैजाबाद में रहते थे। इन्होंने भी विद्रोह का नेतृत्व किया और बहुत बड़े क्षेत्र में फैजाबाद में विद्रोह को फैलाया। लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति जो था, जिसका नाम था जगन्नाथ राव, वो पुवामा का जमींदार था। तो उसने जो है धोखे से गोली मार दी अहमदुल्ला को, और उसकी लाश कटे हुए सर को जाकर के अंग्रेजों को प्रस्तुत किया। तो अंग्रेजों ने जो है उसको बहुत दिनों तक एक गेट पर लटकाए रखा फैजाबाद में, ताकि कोई दूसरा विद्रोह नहीं कर सके। लास्ट में बिहार में, तो बिहार का विद्रोह तो काफ़ी विध्वंसकारी था। इसमें एक नहीं बहुत सारे लोग शामिल थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लोग जो थे वो बाबू कुंवर सिंह थे, जिन्होंने 26 जून को दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिकों के सहयोग से विद्रोह किया। आरा नगर पर पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने। लेकिन बीबीगंज की लड़ाई में वो पराजित हुए, और फिर बिहार से निर्वासित होकर के यूपी के अतरौली में अंग्रेजों को पराजित किया। और एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन वहाँ भी अंग्रेजों के हाथों अंततः पराजित हुए, और लास्ट में उनके दाहिने हाथ में गोली लगी हुई थी, उसको गंगा नदी में काट कर फेंक दिया। फिर आकर करके आरा में अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन वहाँ जहर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जहर पूरे बदन में फैल गया था। लेकिन उनके बाद भी उनके भाई थे अमर सिंह, उन्होंने रोहतासगढ़ की पहाड़ियों में छुप करके अंग्रेजों से 1859 ईस्वी तक लड़ते रहे। बिहार में एक और नाम आता है पीर अली का, जो पटना में पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो है विद्रोह पटना में किया, और इस विद्रोह के कारण उनकी भी हत्या 16 लोगों के साथ फांसी दे करके की गई, और उनके भी घर को पूरा तहस नहस किया गया। बिहार में असंख्य, यानी पूरा जगह ऐसा था जहां बहुत सारे छोटे छोटे नेता हैं। ये एक अलग अध्ययन का विषय है, कभी मौका मिलेगा तो उसके प्रसार में, बिहार के प्रसार में विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे। पूरे भारतीय परिवेश में आज के क्लास में इतना ही। अगला जो क्लास हम लोग शुरू करेंगे उसमें 1857 के विद्रोह के स्वरूप का हम लोग वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।